Good evening to everyone. Good evening, sir. तो आज मेरे ख्याल से डाउट्स क्लास हुई थी, तो पूरे डाउट्स तो नहीं हो पाए, लेकिन फिर भी काफी है ना। तो जो बचे हुए हैं वो भी हो जाएंगे, है ना। जस्ट यू कीप ऑन सॉल्विंग। मैंने ग्रुप में डाउट्स सारे डाल दिए आज के, तो आप भी अटेम्प्ट करो, है ना। जिन्होंने डाउट क्लास नहीं भी अटेम्प्ट की है उस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो। अगर आप सॉल्व कर पाते तो उसका सोल्यूशन आप उसमें शेयर कर दो, हो सकता है उसी से काम हो जाए। नहीं होता तो फिर देन आई विल सॉल्व। कुछ क्वेश्चंस हमने किए हैं, कुछ क्वेश्चंस उसमें बच गए। तो आज जो आपको टॉपिक पढ़ना है ना, थोड़ा सा डायलेक्ट्रिक्स में आपका बचा हुआ है ना। डायलेक्ट्रिक में काफी कुछ हमने पढ़ लिया है, लेकिन थोड़ा सा डायलेक्ट्रिक के बारे में थोड़ा सा आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए। तो हम यहाँ पे एक टॉपिक पढ़ते हैं, हाउ टू फाइंड आउट द इक्विवेलेंट डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, है ना। यहाँ पे हम ये पढ़ते हैं टॉपिक, हाउ टू फाइंड आउट द इक्विवेलेंट डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, है ना। अब तक आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल रहे थे, आपने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाला, इक्विवेलेंट अल्फा भी निकाला, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी। ऐसे आप इक्विवेलेंट डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट में लगाओगे। वही चीज है कि जो डायलेक्ट्रिक्स भी होंगे ना, ये दो अरेंजमेंट में हो सकते हैं। या तो डायलेक्ट्रिक्स आपके सीरीज में होंगे, या किस में होंगे, जैसे कि आपके पैरेलल। ये भी किस में हो सकता है, जैसे कि आपके सीरीज एंड पैरेलल अरेंजमेंट में। तो सीरीज अरेंजमेंट का मतलब है, अगर मैं समझूं तो जस्ट आपकी दो कैपेसिटर की प्लेट्स हैं, है ना, और इसके बीच में इस तरह से डायलेक्ट्रिक सीरीज में दो अलग अलग डायलेक्ट्रिक्स आपने डाला, अलग अलग के का, एक का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K1, दूसरे का कितना है कि आपका K2, है ना। और इसमें आप ध्यान रखना कि ये जो आपने डिस्टेंस ली है, ये आपने d/2 d/2 ले ली, हाफ हाफ पे है। वैसे d/3 2d/3 भी हो सकता है, लेकिन मैंने हाफ तक केवल ले लिया है और हाफ क्या ले लिया, जैसे कि आपके K2 ले लिया है। तो हम बोलेंगे ये डायलेक्ट्रिक्स जो दोनों है, ये आपके सीरीज में, ये डायलेक्ट्रिक किसमें है, जैसे कि आपके सीरीज में। ऐसे पैरेलल भी हो सकते हैं। ये डायलेक्ट्रिक्स पैरेलल होंगे, अगर पैरेलल में बात करो तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, तो दो डायलेक्ट्रिक आप पैरेलल में भी लिख सकते हैं। पैरेलल में इसका स्ट्रक्चर आपका ऐसा हो जाएगा कि दो डायलेक्ट्रिक अगर पैरेलल में होंगे तो इसका स्ट्रक्चर जस्ट आपका ऐसा होगा। पैरेलल में मींस आपके इस तरह से होगा, इस तरह से दो डायलेक्ट्रिक्स क्या होंगे, जैसे कि आपके पैरेलल में, एक का K1 दूसरा का क्या हो जाएगा K2, है ना। तो यहाँ पे दो डायलेक्ट्रिक आपके सीरीज में हो जाएंगे, और यहाँ पे दो डायलेक्ट्रिक क्या हो जाएगा, जैसे कि आपके पैरेलल में हो जाएंगे। इसमें आपको पता है दोनों के क्रॉस D तो सेम है, लेकिन एरिया हाफ हाफ हो जाएगा। ये A/2 और ये भी कितना हो जाएगा, A/2 हो जाएगा। तो आपको निकालना है कि इस K1 K2 का इक्विवेलेंट डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होगा, और इस K1 K2 का व्हाट इज द इक्विवेलेंट डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। कुछ नहीं, आपको आप यहाँ पे दो कैपेसिटर सीरीज में लेंगे। अगर मैं सीरीज की यहाँ पे बात करूं तो हम दो कैपेसिटर क्या ले लेंगे, जैसे कि आपके सीरीज है। किसी अगर मैं बात करूं जैसे कि आपका सीरीज में, तो दो कैपेसिटर सीरीज में है, एक के बीच में K1 है, दूसरे के बीच में क्या है, जैसे कि आपका K2। तो आपको पता सीरीज में जो इक्विवेलेंट होता है वो होता है C1 C2 बाई C1 प्लस, है ना। तो C1 जब हम लिखेंगे यहाँ पे तो लिख देंगे K1 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाय D/2, है ना, इनटू C2 भी आप लिख दोगे K2 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाय D/2, डिवाइड बाय सेम चीज यहाँ पे भी K1 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाय D/2, प्लस आपका हो जाएगा K2 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाय D/2। ये आपका है। तो इसमें बहुत सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, और अब से बात है जो इसका इक्विवेलेंट बनेगा उसमें हम ये तो मान रहे हैं कि सब तक K रहेगा, वही तो K इक्विवेलेंट है। तो पूरे के लिए हम इसको लिख लेंगे K एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय, है ना। तो यहाँ से बहुत सारे टर्म्स आपके कैंसिल हो जाएंगे और सिर्फ K के बीच का रिलेशन बच जाएगा। तो यहाँ पे जो K के बीच का रिलेशन बचेगा, इक्विवेलेंट की वैल्यू आपकी ये आ जाएगी 2K1 K2 डिवाइड बाय K1 प्लस, दैट्स ऑल, है ना। क्योंकि आपको तो एक एप्सिलॉन नॉट इनटू D तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, और एक एप्सिलॉन नॉट इनटू D आपका यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो एप्सिलॉन नॉट A और D तो सारे कैंसिल हो गए, लेकिन एक 2 वहां पे ऊपर में बच जाएगा। जब D/2 से हम इसको कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, कि आपका एक 2 बच जाएगा, राइट। तो अल्टीमेटली ये इक्विवेलेंट डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ गया। लेकिन ये कोई फॉर्मूला आप याद मत करना, क्योंकि दो अगर सीरीज में है तो इक्विवेलेंट डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये होगा, ये फॉर्मूला तभी वैलिड होगा जब ये D/2 D/2 हो। अगर ये D/3 एंड 2D/3 हो गए तो फिर ये डिफरेंट कुछ चीज है। हाँ, लेकिन अगर दोनों का विड्थ हाफ हाफ है, D/2 D/2 है, तो हम सोच सकते हैं कि जो इक्विवेलेंट डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा उसकी वैल्यू क्या होगी,
टू K1 K2 into K1 plus K2। ये तो सीरीज आ गया। ऐसे हम यहाँ पे पैरेलल डिफाइन कर लेंगे, है ना। यहाँ पे ऐसे हम क्या डिफाइन करेंगे, जैसे आपका पैरेलल, जो आपका पैरेलल होगा उसमें भी आप ध्यान रखना कि पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, और इक्विवेलेंट सी की वैल्यू जो होती है उससे जस्ट C1 plus C2 हो जाएगी। तो अगर मैं यहाँ पे C1 लिखूंगा, मैं लिख दूंगा K1 into A/2 एप्सिलॉन नॉट A/2 डिवाइड बाय D, प्लस C2 जो होगा वो हो जाएगा K2 into एप्सिलॉन नॉट A/2 डिवाइड बाय D, क्योंकि इसमें दोनों का एरिया हाफ हाफ हो गया ना। और जो कॉम्बिनेशन बनेगा उसमें आप लिखोगे K एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाय, है ना। तो अल्टीमेटली ये एप्सिलॉन नॉट A/D तो इसमें भी कैंसिल है ना। और यहाँ से K इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई, K इक्विवेलेंट की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी जाएगी, K1 plus K2/2 है। लेकिन अगेन वही है कि ये भी कोई फॉर्मूला नहीं है, ये तब वैलिड होगा जब दोनों के एरिया हाफ हाफ, या हाफ हाफ एरिया में दोनों डिवाइड होंगे, ये क्या हो जाएगा, जब आपका A/2 है डिवाइड। तो ये जस्ट होता है सीरीज एंड पैरेलल का कॉम्बिनेशन, है ना। पैरेलल में आप ध्यान रखना कि पैरेलल में तभी होंगे जब सेम पोटेंशियल डिफरेंस हो, सेम पोटेंशियल डिफरेंस, कि दोनों के क्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो दोनों आपस में क्या होंगे, सकते आपके पैरेलल में। तो कई बार आपसे इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के क्वेश्चंस पूछे, जस्ट राइट इट डाउन, इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे, है ना। इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स के क्वेश्चंस पूछे। सर इस टॉपिक पे कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बन सकते हैं? बहुत ज्यादा कुछ थ्योरेटिकल तो नहीं होते, इक्विवेलेंट ही निकालना होता है, है ना। बहुत ज्यादा कोई थ्योरेटिकल नहीं होते हैं, आपको इक्विवेलेंट ही निकालना होता है। और जो थ्योरेटिकल होता है वो फिर एनसीईआरटी बेस्ड होता है। एक बार जैसे ही आपका सेमेस्टर खत्म होता है ना, एक बार एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़ना, तो वो सारे थ्योरी आपको है, थ्योरी जो होती है वो एनसीईआरटी के होते हैं आपकी बेस्ड। एनसीईआरटी आप ठीक से एक बार इसके, एनसीईआरटी पढ़ने का एक तरीका होता है, तो टॉपिक के एंड के बाद हम पढ़ते हैं, जैसे कैपेसिटर खत्म हो गया, अब आप एनसीईआरटी पढ़ें, तो उसमें कुछ हो सकता है कि डिफरेंट टर्म्स यूज होंगे, उसका मतलब आप जानेंगे। कोई थ्योरी में सेम, ये आपको होंगे इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिक, ये होता है सीरीज एंड पैरेलल। तो इसके ऊपर आई विल गिव द फ्यू न्यूमेरिकल्स, उसको आप अटेम्प्ट करो। हाँ, एक ही क्वेश्चन अच्छा है। दो बने हुए हैं, इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको निकालना है। फाइंड आउट द इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। K1 K2 एंड K3 है फर्स्ट में। फर्स्ट आप पहले अटेम्प्ट करो, आपको इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैलकुलेट करना है। ये बड़ा क्रिटिकल कंसेप्ट है। फर्स्ट में तीन डाइलेक्ट्रिक हैं, K1 K2 K3 आइडेंटिकल्स है, मतलब D/2 एंड A/2 है, और सेकंड में ऐसे स्लैंट में लगे हुए हैं, दोनों करना है इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिक।
ये तो सही नहीं है आंसर। ये भी सही नहीं है बेटा। उसमें बता दो, एक बड़ा क्रिटिकल कंसेप्ट है फर्स्ट ऑप्शन में। सेकंड तो खैर इंटीग्रेशन बेस्ड है। सेकंड जो है इसका पार्ट वो इंटीग्रेशन बेस्ड। फर्स्ट पार्ट से थोड़ा सा एक क्रिटिकल। हाँ नहीं, सेकंड भी इतना इतना आसान नहीं है बेटा। अजीजुर रहमान सेकंड तो मुश्किल क्वेश्चन है थोड़ा सा, है ना। फर्स्ट का ऑप्शन भी अभी किसी का सही नहीं है। चलो मैं थोड़ा सा फर्स्ट एक्सप्लेन करता हूँ। एक्चुअली में इसमें एक क्रिटिकल पॉइंट है, उसी के लिए क्वेश्चन दिया जाता है। कई बार एग्जाम में आता है तो उसमें स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं। एक्चुअली में क्या है ना, स्टूडेंट ये सोचते हैं कि K1 K2 पैरेलल, जबकि ये पैरेलल नहीं है। इसमें जो K1 K2 है ये पैरेलल नहीं। K1 एंड K2 आर नॉट पैरेलल, ये पैरेलल नहीं। तो अगर आप इन दोनों को पैरेलल लेके कर रहे हो तो पहले आपका आंसर है ना। ये पैरेलल नहीं है। पैरेलल इसलिए नहीं है क्योंकि आपको ध्यान दो कि मैंने बोला कि भाई पूरा डी था तो ये डिवाइड हो जाएगा, इसमें मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है ना। अब हम बोल रहे हैं कि ये K1 K2 पैरेलल नहीं, इसलिए नहीं है क्योंकि अगर मैं बाहर में फील्ड ऐसा एज्यूम कर लूं कि E नॉट है, तो इसके अंदर जो फील्ड होगी ना वो E नॉट बाई K1 होगी। आपने पढ़ा हुआ है डायरेक्ट्रिक के अंदर फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 बाई K1 टाइम्स। इसके अंदर फील्ड जो होगी वो E नॉट बाई K2 है ना, और इसके अंदर जो फील्ड होगी वो E नॉट बाई K3 होगी, है ना। तो हर जगह फील्ड अलग अलग होगी अगर बाहर E नॉट फील्ड, हम ऐसा अज्यूम कर लेते हैं। इसलिए तो पैरेलल नहीं है क्योंकि दोनों के अंदर फील्ड अलग अलग है। आप देखो डी सेम है तो आपको तो फील्ड को डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा ना। तो इस K1 के अंदर अगर मैं पोटेंशियल ड्रॉप लूं, ये आपको हो जाएगा E नॉट बाई K1 इंटू डी बाई टू। और K2 के अंदर अगर पोटेंशियल ड्रॉप लूं तो E नॉट बाई K2 इंटू डी बाई टू हो जाएगा। तो दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं है ना, तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं है तो पैरेलल नहीं। तो अगर आप ऐसा कर रहे हो कि K1 K2 को पैरेलल लेके फिर सिस्टम को इसके साथ सीरीज ले रहे हो, तो वो अप्रोच गलत है। तो वैसे हम इसको नहीं कर सकते क्योंकि ये K1 K2 पैरेलल में है ही, है ना। तो पहले इसलिए पैरेलल होता था कि वो कंडक्टिंग प्लेट थी एंड में, तो उसके क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस सेम ही होगा। लेकिन अब यहाँ पे कोई कंडक्टिंग प्लेट नहीं है ना, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप अलग है, इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप अलग है, तो दोनों पैरेलल में नहीं। अब पैरेलल में नहीं है तो कैसे सॉल्व करेंगे। अगर पैरेलल में नहीं तो सॉल्व करने के लिए इसके लिए हम इस तरह से अप्रोच यूज करते हैं। और दैट कि इसको सॉल्व करने के लिए जस्ट हम ये अप्रोच यूज करते हैं कि इसको मैं ऐसा एज्यूम करूँ, है ना, कि भाई इसमें 4 कैपेसिटर हम एज्यूम कर लेंगे। ये K1 है, ये आपका K2 है, ये K3 को 2 पार्ट में डिवाइड कर। अब सही है कि मैं बोलूंगा K1 K3 सीरीज में होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। K2 K3 भी क्या होंगे, सीरीज में होंगे, और ये दोनों आपस में पैरेलल। तो ये अप्रोच सही नहीं है कि K1 K2 पैरेलल में है और वो K3 के साथ सीरीज में, बल्कि ये अप्रोच सही है कि अगर K3 को 2 पार्ट में मैं डिवाइड कर दूं तो जो K1 K3 होगा ये सीरीज में होगा, K2 K3 भी क्या होगा बेसिकली आपका सीरीज में होगा, और ये आपस में क्या होगा बेसिकली आपका पैरेलल में। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, उस तरह से अप्रोच यूज कर लो। अभी आपने पढ़ा K1 K3 अगर सीरीज में है और ये डी बाई टू है तो इसके इक्वलेंट ये हो जाएगा 2 K1 K3 बाई K1 प्लस, है ना। ऐसे K2 K3 सीरीज में है तो इसके इक्वलेंट हो जाएगा बेसिकली आपका 2 K2 K3 डिवाइड बाई K2 प्लस।
है ना। और ये जो सिस्टम है ये पैरेलल में है और हाफ हाफ है दोनों। क्वेश्चन में दिया होगा कि a/2 a/2, तो इस पूरे को 2 से डिवाइडेड तो कर दोगे, भाई इसका इक्विवेलेंट ये हो गया, इसका इक्विवेलेंट ये हो गया, और अभी आपने पैरेलल में पढ़ा है k1 + k2/2, तो जो ये 2 वाला टर्म है वो कैंसिल हो जाएगा। तो अल्टीमेटली इस क्वेश्चन का आंसर आपका ये है ना कि k1 k3/k1 + k3, k2 k3/k2। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो रॉन्ग अप्रोच से आंसर आता है वो भी एक्चुअली ऑप्शन में होता है, तो आपको ध्यान देना कि वो दोनों पैरेलल में नहीं, क्यों नहीं है मैंने एक्सप्लेन कर दिया, राइट, जस्ट लाइक ये होता है बेसिकली आपका इस क्वेश्चन का आंसर। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। हाँ दिव्यांश सेकंड का आंसर सही बोल रहे हो, लॉग में आएगा, है ना। फर्स्ट तो आप ट्राई कर लो ऐसे होगा, सेकंड आप जो आएगा वो लॉग में आएगा, उसको आप चेक करो जो मैंने सेकंड दिया था क्वेश्चन। फिर से शेयर करता हूँ क्वेश्चन में, है ना। पहले का आंसर तो मैंने बता दिया, सेकंड जो होगा वो लॉग में। सेकंड में जो था वो इस तरह से k1 k2 स्लैंट ऐसे लगे हुए, दो अलग अलग डायलेक्ट्रिक, इसके इक्विवेलेंट k कितना। ठीक है, लेट मी एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन। मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको आंसर। आपने सही बताया था कि लॉग में आएगा, लेकिन थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन टिपिकल है ना। तो जस्ट इसमें ऐसा दिया हुआ था कि एक कोई कैपेसिटर है, इसके बीच में दो डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऐसे लगे हुए, इस तरह से स्लैंट थी। तो आपको इसके इक्विवेलेंट के कितना हो जाएगा वो मुझे बताओ, व्हाट इज द इक्विवेलेंट के। हम ऐसा एज्यूम कर लेंगे कि चूंकि ये डी तो वेरिएबल है ना, तो हम सीधे नहीं कर सकते जैसे पहले करना,
आप यहाँ से अज्यूम कर लोगे किसी x डिस्टेंस पे यहाँ पे एक एलिमेंट है जिसकी की विड्थ dx, x डिस्टेंस पे एक एलिमेंट है, इसकी विड्थ कितनी है dx, ऐसा ले लिया हमने, है ना। और अब से पता है कि ये कोई लेंथ आपने y ले ली, ये वाली जो लेंथ होगी वो dy होगी और d माइनस y होगी। अब हम पहले इसकी बात करते हैं, ये दो कैपेसिटर जो होंगे ये दोनों आपस में क्या होंगे, जैसे आपके सीरीज में होंगे, तो इसका इक्विवेलेंट तो हम निकाल लेंगे ना। ये दोनों कैपेसिटर आपस में क्या होंगे, जैसे कि आपके सीरीज में होंगे, तो आपको पता है कि अगर ये सीरीज में होंगे तो इसके कैपेसिटेंस में डीसी ले लेते हैं, ये हो जाएगा DC1 इंटू DC2 डिवाइड बाय DC1 प्लस DC2, क्योंकि दोनों सीरीज में है ना। इसका कैपेसिटेंस मैंने DC1 ले लिया, इसका DC2 ले लिया। अब इसके बाद हम DC1 की वैल्यू पुट करते हैं, तो ये आपको आ जाएगा K1 एप्सिलॉन नॉट एरिया, एरिया हम इसका ले लेंगे। तो एरिया लेने के लिए इसकी कुछ विड्थ आपको लेनी पड़ेगी। आपने ऐसा एज्यूम कर लिया कि 3D है ना, ये विड्थ कोई b, बाद में ये विड्थ कैंसिल हो जाएगा, तो एरिया आपका इसका हो जाएगा b इंटू डी एक्स, ये पूरी स्ट्रिप में तो एरिया होगी इसकी ऐसे, तो एरिया आपको हो जाएगा b इंटू डी एक्स बाई डी, डी की जगह पे y आ गया, ऐसे DC2 आप ले लो, K2 एप्सिलॉन नॉट b इंटू डी एक्स तो सेम ही रहेगा, y ये आपका d माइनस y डिवाइड बाई सेम चीज, हाँ यहाँ से आपका K1 एप्सिलॉन नॉट b इंटू डी एक्स हो गया बाई y प्लस ये आपका हो गया, जैसे कि आपका K2 एप्सिलॉन नॉट b इंटू डी एक्स बाई डी माइनस y, है ना। ये इस तरह से सारी चीजें कि आपने बोला ये दोनों अगर सीरीज में है तो मल्टीप्लाई करके हमने सम से डिवाइड कर दिया। आपको पता है ये पूरे का डीसी हो गया, ऐसे से बहुत सारे डीसी होंगे, तो ये बहुत सारे डीसी आपस में पैरेलल में होंगे, तो पैरेलल में तो सिंपल ऐड हो जाता है, इसी इक्वल टू क्या होता है C1 प्लस C2 एंड सो, तो डीसी को आप इंटीग्रेट कर दो, तो जब टोटल इसका निकालोगे आप तो जो टर्म कैंसिल होंगे वो कैंसिल होंगे, टोटल सी जो होगा डीसी का इंटीग्रेशन है इक्विवेलेंट से, इसी को हम क्या करते हैं जैसे कि आपका इंटीग्रेट करते हैं। और इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम ये है कि वेरिएबल दो आ गए हैं, y एंड dx दोनों वेरिएबल, तो सिमिलरिटी आप यूज कर लो। अगर मैं ऐसा ले लूं कि ये वाली लेंथ l है ना, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल से, है ना, कि भाई ये लेंथ अगर l है ये वाली पूरी, तो यहाँ से आई कैन सिंपली राइट कि जो l बाई डी होगा, है ना, इस ट्रायंगल में अगर हम देखें तो ये इक्वल हो जाएगा x बाई वाई के, तो यहाँ से y की वैल्यू आपकी आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी जैसे कि आपकी d बाई एल इंटू एक्स, इसको आप यहाँ पर कर लो, तो सारी चीजें x के टर्म्स में, है ना, कि सारी चीजें किसके टर्म्स में लिखेंगे जैसे कि आपके x के टर्म्स में। और आप बताया जो इक्विवेलेंट c होगा उसको हम ये लिख सकते हैं k एप्सिलॉन नॉट l इंटू b बाई डी, भाई पूरे में जब एक सिंगल होगा तो k एप्सिलॉन नॉट एरिया पूरे प्लेट का एरिया हो जाएगा बाई डी हो जाएगा। तो इससे जब सॉल्व करोगे आप, थोड़ा सा कैलकुलेशन इसका लेंथी है, थोड़ा सा आप घर पे ठीक से इंटीग्रेट करोगे तो जरूर आपका आंसर आए। मेन कंसेप्ट ये है ये दोनों सीरीज में और ऐसे ऐसे बहुत सारे पैरेलल हैं, तो टोटल हम निकालने के लिए हम इसको क्या करेंगे, यूज करेंगे ये टर्म यूज करके y को x में कन्वर्ट, तो अल्टीमेटली इसका कैपेसिटेंस का ये आंसर आ जाएगा, इसका जो इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा ना, इसका आंसर आपका ये है। आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखें, जो k इक्विवेलेंट होगा इसका वो आपका आ जाएगा K1 K2 इंटू K2 माइनस K इंटू ln ऑफ K2 बाई K, दिस विल द, है ना, तो ये आपका इसका सही आंसर। तो थोड़ा सॉल्व करोगे, लेट मी चेक द आंसर, हाँ सही है, K1 K2 बाई K2 माइनस K1 इंटू ln ऑफ K2 बाई K, है ना, तो ये इसका आंसर लॉग में आपका, तो ये इसका क्या हो जाएगा इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिक। तो इतने मुश्किल क्वेश्चन आते नहीं है, लेकिन कोई पता नहीं होता, बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है, कई बार किसी का मूड ऑफ होकर दे सकता है ना, तो भाई इसका बताओ क्या, एक आध क्वेश्चन ऐसे फंस सकते हैं, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, जैसे उन्होंने बोला लॉग में आंसर आएगा, मतलब कहीं ना कहीं उन्होंने इसको देखा होगा, इसको सॉल्व करके अल्टीमेटली इसके इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिक, so this way we find out the equivalent electric constant, है ना। कुछ आंसर भी आ रहे थे मेरे पास, है ना, हाँ सही है दिवांश, आपका आंसर सही है ना, कि एप्सिलॉन नॉट K1 K2 बाई K2 माइनस K1 इंटू K में एप्सिलॉन नहीं आएगा ना,
ये जब निकालोगे तो इस तरह से आ जाए, है ना। तो एक बार और बता देता हूँ मैं आपको, कुछ नहीं इसमें है कि मैंने एक इस तरह से एलिमेंट ले लिया जो कि डी वेरिएबल था। मैंने बोला इसका DC1 है, इसका DC2 है, सीरीज में हो गया। DC1 क्या हो जाएगा, K1 एप्सिलॉन नॉट एरिया, तो B विड्थ dx इसकी विड्थ है इनटू ये B हो गया, B dx एरिया हो गया, y ये D हो गया, y ऐसे उसका लेंगे। बाकी सारी चीजें K2 एप्सिलॉन नॉट B dx हो जाएगा। अब इसकी ये हो जाएगी, तो इसको मल्टीप्लाई करके हमने निकाल लिया इस स्ट्रिप का इक्विवेलेंट कितना होगा। ऐसे से बहुत सारे स्ट्रिप्स और ये सारे आपस में क्या होंगे, पैरेलल। पैरेलल मतलब सबको ऐड ही तो करना है, तो इंटीग्रेशन एडिशन ही तो होता है, तो सबको आपने इंटीग्रेट, है ना। इसमें जो x की लिमिट होगी वो 0 से l कर लेना, x की तो लिमिट बच जाएगी 0 से l, क्योंकि y को हम x में कन्वर्ट कर चुके हैं, x की लिमिट 0 से l, तो इसको सॉल्व करके और इक्विवेलेंट जो होगा वो ये हो जाएगा, तो बाकी सारे बहुत सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, सॉल्व करके आपका ये आंसर इस तरह से। लेकिन इतना मुश्किल क्वेश्चन आएगा नहीं, तो फिर भी आपको ये जानना है, थोड़ा सा एक जैसा क्वेश्चन आता है दैट आई विल एक्सप्लेन, उसका फटाफट आप आंसर दे दो। हाँ, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है आपसे, ये आप इजीली बता सकते हो। फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम। फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम शोन इन फिगर। कैपेसिटेंस वही होगा, के आ गया तो के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी तो होता है कैपेसिटेंस। ये आंसर तो सही नहीं होता, अभी किसी ने आंसर सही नहीं भेजा है मेरे पास। हाँ, ये आंसर सही है, कृतिका योर आंसर इज करेक्ट, आपका आंसर सही है। Ahsan Minhas, your answer is correct.
कीर्ति थोड़ा सा आपका आंसर गलत है, 2 का डिफरेंस है, एक्चुअली 2D सर है ना। 25/24 एप्सिलॉन नॉट A/D। हाँ सही आंसर है, सही आंसर, ये आंसर आ रहा है जो सही है, ये सही है। कीर्ति देखिए आपने के निकाला है ना, के निकाला है आपने, यस है ना। सर। तो जब के को आप उसमें कन्वर्ट करोगे ना, एप्सिलॉन नॉट A/2D से डिवाइड करोगे तो 25/24 ही आ जाएगा, क्या आ जाएगा 25/24। सही है, काफी लोग ने सही आंसर बताया, है ना। प्राची आपका आंसर मैं चेक कर लेता हूँ, बीच में कहीं पे रह गया होगा। नहीं ये आंसर अच्छा आपने वो डिवाइड वगैरह मत करो, आप ऐसे ही बता दो, वैसे सही आंसर नहीं है ना, आंसर ये सही नहीं है। हाँ आप सही आंसर है प्राची आपका, नाउ योर आंसर इज करेक्ट, है ना। तो करेक्ट आंसर जो है ना इसका, ये मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आप खुद से ट्राई करना। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ये, इस पूरे सिस्टम का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा वो 25/24 एप्सिलॉन नॉट E बाई डी, ये इसका करेक्ट आंसर 25/24 एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। ये वैसे सिमिलर है जैसे हमने एक्सप्लेन किया हुआ, तो सो दैट आई विल नॉट एक्सप्लेन, है ना। तो आपका ये अब काफी लोगों के सही भी आंसर आए हैं, सही 25/24 एप्सिलॉन नॉट A बाई, है ना, वन वे और अदर सबने सही निकाला, ठीक है ना। तो ये हमने कर लिया। अब इसके बाद आप आते हैं कि जो स्टार्टिंग में मैंने आपको एक फोटोग्राफ दिखाया है ना, वो फोटोग्राफ जो था पिक्चर में था ना, उसके ऊपर एक बेस्ड आपका यहाँ पे कंसेप्ट। एक्चुअली में जो मैंने पिक्चर दिखाया था ना, वो पिक्चर था एज इफेक्ट या फ्रिंजिंग इफेक्ट। जो स्टार्टिंग में एक पिक्चर आई थी आपके पास, उसी को हम बोलते हैं एज इफेक्ट, एज इफेक्ट और फ्रिंजिंग इफेक्ट, फ्रिंजिंग इफेक्ट, है ना। तो जो एज इफेक्ट या फ्रिंजिंग इफेक्ट होता है उसका मतलब ये होता है कि वैसे तो हम मानते हैं कि कैपेसिटर के अंदर फील्ड यूनिफॉर्म होती है ना, इस तरह से फील्ड इसके अंदर क्या होती है आपकी यूनिफॉर्म, है ना, फील्ड ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म होती है। और इस फील्ड की जो वैल्यू होती है वो आपकी होती है सिग्मा बाई एप्सिलॉन, या इसी को हम लिख सकते हैं क्यू बाई एप्सिलॉन टू। कितनी फील्ड होती है, लेकिन जो एज के पास जो फील्ड होती है ना, इसके एज के पास वो इस तरह से होती है थोड़ी सी, है ना, इस तरह से आपकी नॉन यूनिफॉर्म फील्ड एग्जिस्ट है ना। और इसी इफेक्ट को हम बोलते हैं एज इफेक्ट या फ्रिंजिंग। तो एक्चुअली में इस तरह से एक नॉन यूनिफॉर्मिटी यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। इस नॉन यूनिफॉर्मिटी की वजह से एक बड़ा इंपॉर्टेंट फिनोमेना होता है कि अगर मैं कोई यहाँ पे जैसे ये जो कैपेसिटर है, इसकी साइज में लेता हूँ L/B, एरिया इसका L/B है, और ये गैप सपोज D, गैप आपने कितना ले लिया D, है ना। अब मैं इसके अंदर का अगर कोई स्लैब इस तरह से इंसर्ट करूँ, इसके अंदर मैं क्या इंसर्ट करता हूँ, कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब इस तरह से, है ना। इसके अंदर आपने क्या इंसर्ट कर दिया है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट, है। तो हम ये क्या देखते हैं ना कि अपने आप अट्रैक्ट कर लेते हैं। जैसे आप पार्शियल स्लैब इसके अंदर डालोगे ना और छोड़ दोगे, तो अपने आप एक फोर्स से इसके अंदर चलेगा। उसका रीजन ये है कि जो फील्ड इस तरह से टिल्ट होती है ना, तो आप पता है जैसे इसको डालेंगे तो यहाँ पे चार्ज इंड्यूस होगा, पॉजिटिव है नेगेटिव। और अगर फील्ड इस तरफ है तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से सॉरी यहाँ नेगेटिव होगा, और यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव प्लेट है ना, तो इस फील्ड की वजह से इस नेगेटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में, नेगेटिव चार्ज के ऊपर फील्ड के अपोजिट फोर्स लगता है, और इस पॉजिटिव के ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स। तो आप देखो फोर्स के वर्टिकल कंपोनेंट तो कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन जो फोर्स के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लगेंगे स्लैब के ऊपर, वो इसको अट्रैक्ट करेंगे। तो हमेशा इस फ्रिंजिंग या एज इफेक्ट की वजह से स्लैब को अपने आप ही अट्रैक्ट कर लेता है। तो आपको ये निकालना होता है
कि अगर आपने इसको पार्शली इस तरह से इंसर्ट करके छोड़ दिया है ना, इसकी एक्स पोर्शन इसके अंदर है, तो कितना फोर्स लगेगा, तो ये कितने फोर्स से ये स्लैब को अट्रैक्ट करता है। तो आपका पर्पस इसमें यही है कि ये अट्रैक्ट तो करता है फोर्स स्लैब को, लेकिन वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता कितना। तो आपको ये निकालना है कि व्हाट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन डाइलेक्ट्रिक स्लैब, डाइलेक्ट्रिक स्लैब। तो जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब होगा इसके ऊपर कितने अमाउंट का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो हम निकाल सकते हैं इसलिए। अब देखो कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, और ये भी दिया होगा कि जैसा ये कैपेसिटर का गैप है ना उसी साइज का ये डाइलेक्ट्रिक है, मतलब ये अगर x है तो ये लेंथ इसकी l माइनस एक्स होगी, और इसकी विड्थ जो होगी वो b होगी, है ना। किस तरह से इसकी विड्थ क्या होगी जैसे आपकी b। मैं ये बोलूंगा कि जब ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब इसके अंदर होगा तो इसका हम कैपेसिटेंस निकालेंगे। जब एक्स पोर्शन इसके अंदर चला गया तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा। और देखो इसमें दो कैपेसिटर हो गए ना, एक में तो मीडियम के हो गया एक्स लेंथ में, और जो एल माइनस एक्स लेंथ है इसमें आपका वैक्यूम, इसके बीच में क्या है कि आपका वैक्यूम है। दो कैपेसिटर हो गए, यहां से यहां तक वैक्यूम है, यहां से यहां तक के मीडियम, और दोनों आपस में पैरेलल है ना, क्योंकि ये तो कंडक्टिंग प्लेट है तो पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम ही है। तो हम निकालेंगे इसके इक्विवेलेंट सी कितना होगा इस स्टैंड, इक्विवेलेंट सी हम निकालेंगे कि भाई जो सी की वैल्यू होगी ये जस्ट आपका C1 प्लस C2 हो, यहाँ से सी की जो वैल्यू आ गई जैसे कि आपकी, और एक बैटरी से आप इसको कनेक्ट कर दो इस पूरे सिस्टम को, है ना, कि बैटरी से क्या है कनेक्टेड, और बैटरी का वोल्टेज सपोज भी, और वो सेम रहेगा कुछ भी फर्क नहीं पड़ता उससे। तो यहाँ पे आपका ये सी की जो वैल्यू होगी वो हम इस तरह से निकालेंगे। C1 की वैल्यू हम लिख लेंगे यहाँ पे, वैक्यूम था तो एप्सिलॉन नॉट, एरिया एरिया हो जाएगा L माइनस एक्स इंटू बी बाई बी, हाँ इस गैप का मैंने कैपेसिटेंस निकाल लिया L माइनस एक्स लेंथ तक का, यहाँ पे वैक्यूम था प्लस मीडियम वाला, तो जहाँ पे मीडियम होगा वहाँ पे एप्सिलॉन नॉट इंटू के एप्सिलॉन नॉट इंटू वो लेंथ थी एक्स इंटू बी बाई डी। तो ये इसका कैपेसिटेंस आ गया, और ये कैपेसिटेंस वेरिएबल, ये कैपेसिटेंस क्या है बेसिकली आपका वेरिएबल, है ना, क्योंकि जैसे जैसे ये अंदर जाएगा एक्सचेंज होगा ना तो कैपेसिटेंस क्या होगा चेंज होगा। अब यही से आपको निकालना है कि अगर मैं यहाँ पे निकालूं कि व्हाट इज द एनर्जी स्टोर, U इक्वल टू हम लिख देंगे हाफ सी वी स्क्वायर। भाई अगर बैटरी का वोल्टेज V है तो इसमें एनर्जी स्टोर कितनी होगी हाफ सी वी स्क्वायर। अब इसमें V तो कांस्टेंट है क्योंकि बैटरी स्टिल कनेक्टेड है, C वेरिएबल है, तो अगर C वेरी करेगा तो U भी वेरी करेगा। और हम जानते हैं कि अगर सारे फोर्स कंजर्वेटिव होते हैं तो जो फोर्स की वैल्यू होती है ये माइनस डी यू बाई डी आर, पोटेंशियल एनर्जी का नेगेटिव डेरिवेटिव भी क्या होता है फोर्स। तो आपने बोला अगर एनर्जी स्टोर्ड इसमें हाफ सी वी स्क्वायर है, तो अगर मुझे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालना है ये आपको आ जाएगा माइनस डी यू बाई डी। अब इसमें आपको पता है हाफ वी स्क्वायर तो डिफरेंशिएट होगा नहीं, ये तो कांस्टेंट है, क्या चीज डिफरेंशिएट होगी डी सी डिफरेंशिएट, तो ये सी तो वेरिएबल है तो डी सी बाई डी एक्स आ गया। अब इस सी को आप डिफरेंशिएट कर दो, है ना, तो जब जैसे मैं इसको डिफरेंशिएट करके डी सी बाई डी एक्स निकालूंगा आपको पता है एप्सिलॉन नॉट डी बाई डी तो कांस्टेंट है ना, एल का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0 और एक्स का 1 हो जाएगा, तो यहाँ से के माइनस 1, इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो एप्सिलॉन नॉट डी बाई डी कॉमन आ गया, एल कांस्टेंट है 0 हो गया, एक्स का माइनस 1 हो गया, और यहाँ पे के इंटू 1 के माइनस 1 आ गया, है, और इस सी बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे, तो जो आपको चाहिए वो आ जाएगा किस फोर्स से इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट, वो जो फोर्स होगा जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू को आप यहाँ पुट करते हैं, हो जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट बी बाई डी, हाफ एप्सिलॉन नॉट बी बाई डी इंटू बी स्क्वायर, के माइनस 1 बी स्क्वायर, के माइनस 1 इंटू बी स्क्वायर। इतने फोर्स से ये अपनी तरफ इसको अट्रैक्ट, क्योंकि माइनस साइन का मतलब है कि ये फोर्स अट्रैक्ट, हमेशा ऐसा होता है कि जैसे आप स्लैब को इंसर्ट करोगे ना
तो एक कांस्टेंट फोर्स से अपनी तरफ इसको अट्रैक्ट करता है, तो अपने आप इसके अंदर जो है ऑब्जर्व है, ये जो फोर्स है कैपेसिटेंस वेरिएबल है, ये जो डिफरेंशिएट करके डीसी बाई डीएक्स आ रहा है वो क्या हो सके आपका कांस्टेंट। ये जो फोर्स वेरिएबल नहीं होता है बल्कि ये फोर्स क्या रहेगा सके आपका कांस्टेंट। तो कई बार न्यूमेरिकल्स इसके ऊपर भी स्लैब के ऊपर कितने अमाउंट का कांस्टेंट फोर्स है उसकी वैल्यू, तो इस तरह से हम इसको एनालाइज करते हैं। एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन है रिगार्डिंग डायनेमिक्स। अगर फील्ड यूनिफॉर्म होती है इसके अंदर फ्रिंजिंग इफेक्ट नहीं होता फिर तो अट्रैक्टिव फोर्स लगता ही नहीं, तो फोर्स का फिर कोई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता ही नहीं, कर्व की वजह से तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ना, और ये जो फोर्स है ये कांस्टेंट है। इसी को हम बोलते हैं एज इफेक्ट और फ्रिंजिंग इफेक्ट से ये चीज हमने analyze की, है ना। तो कैपेसिटर में आपको ये सारी चीजें जाननी है, इससे ज्यादा कैपेसिटर में कुछ नहीं। नेक्स्ट आउट क्लास होगी वो कैपेसिटर की, आपके पास एक वीक का टाइम है कैपेसिटर के क्वेश्चन सॉल्व। या चलो ये हमने क्वेश्चंस किए। आई विल शेयर फ्यू क्वेश्चंस। अब आपका मॉड्यूल 1 कंप्लीट हो गया पूरा, ये ध्यान रखना आपसे। कंप्लीट 1 मॉड्यूल इज कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास से वी विल स्टार्ट द मॉड्यूल 2। नेक्स्ट वीक में जो क्लास होगी उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट में आपका काम ये है कि मॉड्यूल 1 बहुत अच्छे से कंप्लीट करो, उसमें कोई आपको डाउट्स या कुछ चीजें नहीं। मॉड्यूल 1 में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कैपेसिटर एंड करंट, तो इसको बहुत अच्छे से आई विल गिव द फ्यू क्वेश्चंस, उसको आप अटेम्प्ट करो। सारे मिक्स क्वेश्चन होंगे फ्रॉम करंट एंड कैपेसिटर। जो भी क्वेश्चंस मेरे पास बचे हुए हैं सारे दे दूंगा। हाँ ये आ गया करंट एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक, है ना। तो इसको करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो एक पोटेंशियोमीटर का क्वेश्चन सॉल्व कर लो आप जरा। ये सबसे पहले तो वही स्ट्रांग होना चाहिए। यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन। अगर आपने पहले कर लिया तो फिर मत करना, मुझे याद नहीं है कि आपने इसको अटेंड किया है नहीं किया। हाँ ये कर लिया है आपने, ओके ओके आपने कर लिया है, सही। दूसरा क्वेश्चन मेरे पास है ना, हो सकता है पहले मैंने करवाया हो। चलो इसको करो, ये नहीं किया।
वेयर इज द रियोस्टेट? ऊपर में लगा हुआ है, जो 10 ओम लगा हुआ है, रियोस्टेट ही तो है। उसको 0 से 10 तक हम कर सकते हैं। जो 10 वोल्ट बैटरी के साथ एक 1 ओम लगा हुआ है, उसके बगल में 10 ओम का रियोस्टेट ही तो है। दिव्यांश, फर्स्ट पार्ट का आंसर सही है। योर फर्स्ट पार्ट आंसर इज करेक्ट। लेट मी चेक द आंसर। मैं सामने कुछ फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ। अच्छी आंसर सही नहीं है। हम दिव्यांश आपके सेकंड पार्ट का भी आंसर सही, दोनों सही हैं आपके। नहीं बेटा, 4.5 वोल्ट की पोलैरिटी गलत नहीं है, ऊपर भी उल्टा ही है, 10 वोल्ट है। 10 वोल्ट भी उल्टी लगी हुई है ना, तो सही है। 10 वोल्ट भी उल्टा लगा हुआ तो ये भी उल्टा लगा हुआ। हाँ, गर्गे सही आंसर है। फर्स्ट पार्ट का आंसर सही है, पुलकित सही है आपका आंसर, दोनों पार्ट।
हाँ सही है, मलिहा और आंसर इज करेक्ट। कृतिका आपका सही आंसर है। प्राची अब आपका आंसर सही है। सही है, सही है, सही। गार्गी और आंसर इज करेक्ट। सेकंड पार्ट का भी आपके सही आंसर है ना, सेकंड पार्ट के भी आंसर सही है। सही। प्राची आपका भी दोनों पार्ट सही है। ठीक बता रहे हैं आपको। ठीक है, आई एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन। देखो इसमें कुछ नहीं होता है कि फर्स्ट पार्ट को जब हम सॉल्व करेंगे ना, फर्स्ट पार्ट में इसने बोला स्विच ओपन है, इससे तो मतलब नहीं हमें। ये जो रियोस्टेट में 10 ओम पे लगा हुआ है, ये रियोस्टेट में कहाँ पे लगा हुआ है, इसलिए आपका 10 ओम है ना, तो उस 10 ओम से मुझे कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले मैं ये तो निकालूंगा कि प्राइमरी सर्किट में कितने करंट फ्लो होगी। प्राइमरी सर्किट में पहले 1 एम्पियर करंट फ्लो हो जाएगी, 10, 1 और 9 सीरीज में हो जाएंगे, यहाँ पे 1 एम्पियर करंट फ्लो हो जाएगी। तो प्राइमरी सेकंड में डेल्टा भी कितना होगा वो निकाल लेंगे। तो आपका 1 एम्पियर करंट है और 9 ओम रेजिस्टेंस है, 9 वोल्ट का ड्रॉप हो जाएगा। तो हम अल्फा निकाल लेंगे, पोटेंशियल ग्रेडियंट, दैट इज डेल्टा वी बाई एल। डेल्टा वी 9 वोल्ट है और लेंथ आपकी 12 है, ये आपका 3/4 हो जाएगा वोल्ट पर मीटर। बस एक बार अल्फा आ गया तो हो गया। सपोज कि एक्स लेंथ पे बैलेंस है, तो आपको अल्फा वोल्ट पर मीटर है ना, तो अल्फा इंटू एक्स किसको बैलेंस कर रहा है, 4.5 पे कर रहा है। तो अल्फा आपका 3/4 है, एक्स आपको निकालना है और ये 4.5 है ना, तो एक्स की वैल्यू 6 मीटर है। फर्स्ट पार्ट का 6 मीटर आ गया है ना, फर्स्ट पार्ट का क्या आ गया, इसलिए आपका 6 मीटर आ गया। अब इसमें थोड़ा सा सेकंड पार्ट के लिए इसमें थोड़ा सा अगर मॉडिफिकेशन करना तो आसानी हो जाएगी। कि अब इसने बोला है कि इसको हम यहाँ की बजाय सेकंड पार्ट में इसको यहाँ लगा देते हैं, तो वो 10 ओम भी सीरीज में आ गया और इसको क्लोज कर देते हैं। तो इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा अगर अब बैलेंसिंग 1 मीटर पे आ रही है। ये क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, आप फिर से अल्फा निकाल लो या लेंथ निकालो, बैलेंसिंग लेंथ कितनी होगी अब अल्फा। तो इस केस में जो अल्फा होगा उसकी वैल्यू आपकी हो जाएगी, अब करंट 10 ओम और आ गया ना, तो करंट हाफ होगा, तो हाफ इंटू 9 बाई 12 है ना, बाई हाफ करंट होगी 10 ओम के आने के बाद। 9 ओम में डेल्टा भी हो गया बाई एल का, है ना। ये आपका हो गया बेसिकली आपका इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका रहेगा 3/8 वोल्ट पर। तो आप सपोज किसी x1 पे बैलेंस हो रहा है, L1 पे बैलेंस हो रहा है, तो अल्फा इंटू L1 किसको बैलेंस कर रहा होगा, 4.5। ये ओपन ही अभी मैंने जोड़ा है, अभी क्लोज नहीं किया, ये ओपन है, 4.5 को ही क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है। यहाँ से L1 की वैल्यू आ जाएगी, तो अल्फा 3/8 आ गया, L1 इक्वल टू 4.5 है ना। तो यहाँ से L1 की वैल्यू जो होगी है ना, कितना हो जाएगी बेसिकली आपकी, कितना मिलेगा, L1 1.5 इंटू 8 आ जाएगा। कितने लेंथ पे बैलेंस होगा अगर ऐसा होता तो, चेक करो जरा सा। हाँ 12 पे ही बैलेंस हो रहा है, किस पे बैलेंस हो रहा है, 12 मीटर पे बैलेंस, मतलब पूरा ले गया है ना। अब इसके बाद आपको फॉर्मूला पता है इंटरनल रेजिस्टेंस, कैपिटल आर इंटू L1 बाई L2 माइनस 1। ये जो चीज होती है क्या होती है, जैसे कि आपकी L1 बाई L2 माइनस क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर तो यहाँ पे 2 है, इंटू L1 की वैल्यू 12 हो गई बाई L2 8 है ना। जिससे आप सॉल्व करो तो इससे 1 होना जाएगा। मैंने ये फॉर्मूला यूज किया, बेसिक सॉल्व कर लो, सही है ना। मैंने ये फॉर्मूला यूज करना चाहे इसलिए मैं सब कर रहा हूँ, अदरवाइज आप बेसिक से कर सकते हैं। तो सीधे इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला मैंने यूज कर, है ना, अदरवाइज आप बेसिक से सॉल्व कर लें।
वो पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाल के आसानी हो जाती है इसमें। ऐसे ही और एक देखते हैं क्वेश्चन इसी में ऐसा। हाँ, एक ही क्वेश्चन कई बार पूछते हैं एग्जाम में आपसे। मतलब रेजिस्टेंस निकालना है आपको कि जब मैं इसको एमीटर या वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो कितना रेजिस्टेंस चाहिए होगा मुझे। ये थोड़ा सा एक मिस्टेक है ये। अच्छा, ठीक है, ठीक है, सही आंसर, कोई मिस्टेक नहीं, सही। रेजिस्टेंस एंड ऑफ एमीटर एंड रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्ट मीटर। हाँ, और ये आपका बी पार्ट का आंसर सही आ गया। जब इसको एज ए वोल्ट मीटर हम यूज करेंगे, जब इसको हम कैसे यूज करेंगे एज ए वोल्ट मीटर। हाँ, सेकंड पार्ट का आंसर सही है। दोनों में सेकंड पार्ट का आप आंसर सही बता रहे हो, जब ये एज ए वोल्ट मीटर एक्ट करेगा। फिर इससे मीटर भी तो बनाना है, 6 एम्पियर पर डिवीजन।
some answer I have received. हाँ, Arya, your answer is correct of first part. सही आंसर है. Your answer is correct. B part का your answer is correct. Maliha. सही बात है. बी पार्ट का आंसर सही बता रहा हूँ. ए पार्ट का आपका आंसर सही आ गया. सही. ठीक आंसर बता रहे हैं आप काफी लोग, है ना. हाँ, सही आंसर है मलिया आपका. प्राची, योर आंसर इज करेक्ट. सही. ठीक है. लेट मी एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन, है ना. अच्छा अच्छा, ये वोल्टेज सेंसिटिविटी मेरे ख्याल से कुछ क्वेश्चन में गलत लिखा हुआ है ना. ये एक्चुअली ये 20 नहीं है, बल्कि 2 डिवीजन पर मिली वोल्ट, है ना. 20 नहीं है, 2 डिवीजन है. 20 मत हटा देना उससे. दिस इज नॉट 20 बट 2 है. अभी बहुत लोगों के आंसर नहीं आ रहे, है ना. ये 22 ये हटा देना, है ना, कि 2 डिवीजन पर मिली हुई. सही बात है ना. वेरी पॉपुलर क्वेश्चन है, इसलिए ये हो सकता है कि डाटा याद होगा इसलिए कर लेंगे. 2 डिवीजन पर मिली हुई, इसलिए तो बहुत लोगों के आंसर नहीं आ रहे. उसको 2 कर देना आप, है ना. वो ध्यान रखना. उसके बाद आप सॉल्व करो, आपके सबके आंसर आ जाएंगे. सही है. हाँ, सही बोला मैंने, 2 आ जाएगा, है ना. 2 से ही तो फिर सारी चीजें स्टार्ट होंगी. कुछ नहीं, इसमें देखो, इसने पहले जो बोला हुआ था उससे आइडिया आ जाएगा ना. फिर इसने बोला था कि जो करंट सेंसिटिविटी है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं वो आप समझिए. 7 डिवीजन पर मिली एम्पियर, तो इसमें 150 डिवीजन है, तो जो फुल स्केल रिफ्लेक्शन करंट होगी 15 मिली एम्पियर हो जाएगी. और जो वोल्टेज सेंसिटिविटी है, वोल्टेज का मतलब वोल्टेज ड्रॉप जो होगा, है ना, वो आपका 2 डिवीजन पर मिली वोल्ट. तो अगर हम देख लें 150 में कितना हो जाएगा, तो 75 मिली वोल्ट हो जाएगा. मतलब फुल स्केल रिफ्लेक्शन करंट 15 मिली एम्पियर है, और उसके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो 75 मिली वोल्ट होगा. तो इन दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे तो इससे आपका जी आ जाएगा. जी की वैल्यू 5 होगी, क्योंकि मिली वोल्ट मिली एम्पियर कैंसिल, मतलब इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0, है ना. इसके बाद क्वेश्चन आसान हो गया. अब आपको होगा कि इसको बनाना है एक एमीटर में, और उस एमीटर की रीडिंग होने चाहिए 6 एम्पियर पर डे. मतलब एमीटर की जो मैक्सिमम करंट होगी 150 डिवीजन है, तो 150 इंटू 6 हो जाएगी. तो यहाँ से मैक्सिमम करंट की वैल्यू 150 इंटू 6 एम्पियर आ गई, है ना. तो यहाँ से आप वैल्यू पुट कर दो. तो एमीटर में जो शंट निकालना होता है, आईजी की वैल्यू तो आपको दी हुई है. आईजी आपको दिया हुआ 15 मिलियन, जी आपने निकाले लिया 5. भाई आई मैक्सिमम आपको होता है 6 एम्पियर पर डिवीजन.
रीड करना है और 150 डिवीजन, तो 15 इंटू 6 हो जाएगा, ये आपका हो गया 9, हाँ, माइनस IG वही चीज 15 इंटू 10 वैसे सॉल्व करोगे तो जो आंसर आ रहा है 8.3 इंटू 10 है ना। इतना अगर हम रेजिस्टेंस लगाएंगे ना तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किस एमीटर में, ऐसे वोल्ट मीटर, जो आप वोल्ट मीटर बनाना चाहते हो 1 वोल्ट पर डिवीजन रीड करना चाहिए, तो मतलब उसका जो वी मैक्स होगा वो आपका 150 वोल्ट होगा, है ना, कि जो वी मैक्स होगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, जैसे आपकी 150 वोल्ट, इफ आई रीड करेक्ट, लेट मी चेक कि आपको जो वोल्ट मीटर बनाना है वो कैसा बनाना है। हाँ, 1 वोल्ट पर डिवीजन 150 हो जाएगा इसका वोल्ट, जैसे वो यहाँ पुट कर दो, तो आर की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी आपकी, वोल्टेज मैक्सिमम 150 बनाना है, IG की वैल्यू आप निकाल ही सकते हो 15 इंटू 10 और जी आपका 5 है, ये 9995 आ जाएगा। तो थोड़ा सा डिवीजन वगैरह आप सही से दी, वो एक्चुअली इसमें एरर थी, 20 नहीं 2 डिवीजन पर मिलेगा, उसी से ये सारे आंसर मैच, जिनका नहीं आ रहा था मतलब वो 20 के चक्कर में थे, इसलिए नहीं है, तो दिस वे वी कैन सॉल्व, बिल्कुल सही, सही बात है, गार्गी आपका आंसर सही है, 8.3 इंटू 10 5 999। तो इस तरह से थोड़े से सेंसिटिविटी के क्वेश्चन हम करते हैं, है ना? तो ये आपका इस तरह से हम solve करेंगे। ये तो ऐसे आसान क्वेश्चन, फिर भी सॉल्व कर लो, करेक्ट आंसर निकालो इसका, पोटेंशियोमीटर। दिव्यांश आंसर सही है आपका, नहीं अभी सही नहीं आया है, ये सही आंसर नहीं है, दिव्यांश ने जो दोनों आंसर भेजे हैं वो सही है,
उसके अलावा मुझे अभी सही आंसर रिसीव नहीं हुआ। हाँ, कृतिका आपका आंसर सही है, आपका आंसर सही है। आप लोगों के आंसर आप आगे। कृतिका बेटा, कोई भी सर्किट प्रैक्टिकली आरसी होता है, बिना रेजिस्टेंस के तो कोई सर्किट होगा ही नहीं ना, तो हम यूज नहीं करते, वो नेचुरली होता ही है। जब किसी कैपेसिटर को आप वायर से कनेक्ट करोगे तो आरसी अपने आप बन जाएगा। वो तो आइडियल केस में हम लेते हैं कि सिर्फ कैपेसिटर है, सिर्फ कैपेसिटर वाला सर्किट तो पॉसिबल ही नहीं है। हमेशा प्रैक्टिकल सर्किट आरसी होता है, इसलिए उसको पढ़ना पड़ता है। प्रैक्टिकल सर्किट इज आरसी सर्किट। वो तो आइडियल केस लेते हैं कि भाई सिर्फ कैपेसिटर है, तो कैपेसिटर को जैसे हम बैटरी और वायर से लगाएंगे उसको रेजिस्टेंस अपने आप आएगा। प्रैक्टिकल सर्किट इज ऑलवेज आरसी सर्किट। तो भाई इस क्वेश्चन को क्यों नहीं कर रहे हो आप लोग? ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसका तो आंसर आना चाहिए फटाक से। नहीं, ये तो फटाक से आंसर आ जाएगा आपका। ये कई लोगों ने कर लिया है लेकिन सबका आंसर नहीं आया है। इसमें तो कुछ ऐसा है नहीं कुछ क्वेश्चन में। एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। दिस इज गोइंग टू द लास्ट क्वेश्चन।
है ना, आप देख लो कहाँ गलती कर रहे हो, कैसे करना चाहिए, है ना, ऐसे कंफ्यूज जाएंगे आप, एकदम प्रॉपर मेथड यूज करो, पहले अल्फा निकालो। तो आपको तो अल्फा को इस सर्किट से कोई मतलब नहीं होता है, अल्फा का मतलब प्राइमरी सर्किट से करंट है। सबसे पहले हम निकालेंगे करंट कितनी है, करंट की वैल्यू हो जाएगी 4 वोल्ट, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 1 है, प्लस ये 4 है, प्लस ये 2 मीटर लेंथ का जो वायर है ये भी 5 आ जाएगा ना, है ना। ये करंट की वैल्यू जो हो जाएगी आपकी यहाँ पे 0.4 एम्पियर होगी। करंट आ गया तो डेल्टा भी आ जाएगा, ये AB के क्रॉस डेल्टा भी कितना है, ये I इंटू रेजिस्टेंस हो जाएगा, 0.4 एम्पियर करंट है और AB का जो रेजिस्टेंस है वो 5 है ना। तो यहाँ से आपका ये आ गया 2 वोल्ट। ए और बी के बीच में पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा वो 2 वोल्ट का होगा, और पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है डेल्टा वी बाई एल। तो डेल्टा वी 2 वोल्ट है, इसकी लेंथ भी 2 मीटर है, तो 2 मीटर आ, पहला आंसर आ गया 1 वोल्ट पर मीटर। इस पूरे सर्किट का जो पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा वो 1 वोल्ट पर मीटर होगा। निकाल लिया हमने इसमें से क्या है, करंट निकाला, सिर्फ ए बी का आई आर निकाल लिया, उसके लेंथ से डिवाइड कर दिया। अब ये अल्फा, सपोज ये ए से जे जो लेंथ है ये कोई एक्स है, क्योंकि इसने क्वेश्चन में दिया हुआ है जहाँ पे बैलेंस हो रहा है ये 1.6 मीटर। अभी आपने पढ़ा है कि अल्फा इंटू एक्स बैटरी की ईएमएफ को तो बैलेंस करता है, यहाँ से हम सॉल्व कर लेंगे कि अल्फा इंटू एक्स इक्वल टू ईएमएफ ऑफ द बैटरी। अल्फा आपका 1 वोल्ट पर मीटर है और एक्स की वैल्यू 1.6 मीटर, तो जो बैटरी होगी ईएमएफ उसकी वैल्यू हो जाएगी 1.6। ये तो करना है आपको, सिंपल स्टेप से, है ना। तो सिंपल से हम इस तरह से इसको क्या करेंगे, फटाक से सॉल्व करेंगे। तो अल्फा के कंसेप्ट को आप इंट्रोड्यूस कर देना, उससे थोड़ा सा आसानी हो जाती है, ठीक है। दैट इज ऑल फॉर टुडे, वी आर डन विद द मॉड्यूल 1 ऑफ 12th फिजिक्स, है ना। तो नेक्स्ट क्लास से नेक्स्ट वीक में डाउट्स होंगे कैपेसिटर के, एंड आपके जो चैप्टर स्टार्ट होगा दैट इज योर मैग्नेटिक इफेक्ट, है ना। तो इसको तब तक आप कंप्लीट करो पूरे मॉड्यूल, राइट। So that is all for today. Have a nice day. Bye bye. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye bye.